दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वक्त अपने देश की संसदीय जो राजनीति है उसमें एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है जो पहले कभी देखी नहीं गई। 146 सांसद सिर्फ अपोजिशन के, उनको सस्पेंड किया गया है। कल संसद की जो कार्रवाई थी वो स्थगित कर दी गई अनिश्चित काल के लिए। सारा काम सरकार ने पूरा कर लिया, 22 तक चलना था, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही खत्म किया सेशन को। अब इस दरमियान 146 सांसद, इतिहास में पहली दफा, सिर्फ भारत के इतिहास में नहीं दोस्तों, संसदीय लोकतंत्र जहां जहां जिन जिन देशों में है, मैंने खोजबीन करने की कोशिश की, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है जहां कहीं कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी जहां है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहां है, वहां इतनी भारी संख्या में अपोजिशन के जो लॉ मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स मतलब जो कानून बनाते हैं लोग, यानी पार्लियामेंटेरियन जो हैं, उनकी इतनी बड़ी तादाद जो है सस्पेंड कर दी गई हो, और कुछ को बाकायदे प्रिविलेज कमेटी में मामला उनका सुपुर्द कर दिया गया है। ऐसे लोगों की संख्या 11 है। अब आप बताइए कि जब 146 मेंबर अपोजिशन के सस्पेंड कर दिए जाते हैं, क्या उस वक्त कोई भी भारत के ऊपर, भारत की संपूर्ण आबादी के ऊपर लागू किए जाने वाले किसी कानून के पास कराने का कोई मतलब रह जाता है? क्या सिर्फ सरकार को यह अधिकार है कि किसी बिल पर बात करे, किसी कानून पर बात करे, या अपोजिशन और सरकार दोनों मिलकर संसद बनाते हैं? क्या संसद का नाम केवल सरकार है? अगर संसद का नाम सिर्फ सरकार है तो संसद की जरूरत नहीं है। चुनाव हो गया, सरकार आ गई, फिर खत्म बात। अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो इसमें संसद में सरकार यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, वोटिंग होती है। हमारे संविधान में जो उसूल कायम किए गए थे वो हर सदस्य को बराबरी का हक था, और बल्कि दलीय लोकतंत्र नहीं बनाया गया था। दलीय लोकतंत्र तो हमने बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में एक सांसद जो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लाखों लोगों को, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख 15 लाख तक लोग होते हैं, और आप सोचिए कितने करोड़ों लोगों के नुमाइंदों को, उनकी नुमाइंदगी करने वाले लोगों को आपने संसद से बाहर कर दिया और आपने कानून ला दिया। कितने कानून? 18 कानून, 18 विधेयक पारित किए गए हैं इस बार शीतकालीन सत्र में। और दोस्तों 18 कानूनों में जो 5 कानून हैं, 5 जो विधेयक हैं, वो आपको मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं, अगर आप उन कानूनों की बारीकी को देखें और उनको पढ़ें कि उन कानूनों में क्या लिखा है, तो आप दंग रह जाएंगे कि ये कानून भारत के लोकतंत्र को और ज्यादा डिरेल करने वाले हैं। और अगर मैं एक बहुत पढ़े लिखे सांसद जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में रह चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में रह चुके हैं, शशि थरूर, जो अपनी पार्टी की भी आलोचना करते रहते हैं कई बार, शशि थरूर के शब्दों में मैं कहूं तो इस बार संसद के सत्र में जो कुछ किया गया है वो एक तरह से भारत में संसदीय लोकतंत्र की श्रद्धांजलि लिखने जैसा है, श्रद्धांजलि लेख लिखने जैसा है। यह बात शशि थरूर कह रहे हैं। और दोस्तों जो भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं, जो ना कांग्रेस के सपोर्टर हैं, ना तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, ना तो सपा के हैं, ना आरजेडी के हैं, ना सीपीएम के हैं, ना किसी के हैं, अगर इंडिपेंडेंट कोई ऑब्जर्वर भारत की पार्लियामेंट में हो रही गतिविधियों को पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान की देखेगा तो निस्संदेह वो मानेगा कि ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बुलडोज करने के जो काम हैं वो इस दरमियान किए गए हैं, और ये बेहद 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 दुखद है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वे 5 कौन से कानून हैं जो वाकई हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के बजाय बेहद कमजोर करेंगे और लोगों को परेशानी में डालेंगे। सबसे पहला जो दोस्तों कानून है वो आप देखिए, यह है भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीसरा है भारतीय साक्ष्य विधेयक, और चौथा है दूरसंचार विधेयक।
और पांचवा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं आयुक्त विधेयक 2023। दोस्तों, मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूं संविधान का, केवल एक अदना सा छात्र हूं, पढ़ता हूं केवल और अपने ढंग से व्याख्या करने की कोशिश करता हूं। लेकिन जो पांचवा विधेयक है, जो भारत के निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, पेंशन और वेतन से संबंधित कानून है, जो पारित कर दिया गया, पहले राज्यसभा में पारित हुआ, फिर लोकसभा में पारित हुआ, और इस कानून के बारे में भारत के बहुत ही विद्वान न्यायविद, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और जिनकी गणना देश विदेश में भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस में की जाती है, और उनका नाम है रोहिंटन एफ नरीमन साहब। नरीमन साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हाल तक जज थे, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये जो कानून है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आयुक्तों का, इसको जब कभी भी अदालत में ये कानून जाएगा तो ये टिक नहीं सकेगा, इसको फौरन रद्द कर देना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। यानी ये कह रहे हैं कि किसी भी संविधान पीठ या किसी भी न्याय के तंत्र के आगे ये जो कानून है वो टिक नहीं पाएगा। इतना खराब कानून है, इतना संविधान के उसूलों के खिलाफ जाने वाला ये कानून है, जहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री वही तय करेगा कि कौन आयुक्त बने। तो जब प्रधानमंत्री आयुक्त तय करेंगे तो चुनाव में जो एम्पायरिंग की भूमिका, एक न्यूट्रल एम्पायरिंग की भूमिका जो आयुक्तों की होती है, निर्वाचन आयोग को माना जाता है कि वो इंडिपेंडेंट एक संस्था है, स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, वो कैसे निष्पक्ष रह जाएगी, कैसे स्वतंत्र रह जाएगी जब प्रधानमंत्री ही तय करेंगे? क्यों? क्योंकि जो 3 लोगों की कमेटी को तय करने का जिम्मा दिया गया है उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होंगे और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। एक आदमी क्या कर लेगा? सपोज एक आदमी का नाम आया कि ये साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए, अपोजिशन का आदमी कहता है कि साहब इसको नहीं बनाया जाए, और प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट मंत्री, जाहिर है कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं जा सकता है, और वो दोनों कहते हैं कि ये साहब इसी को बनाया जाए, तो मेजॉरिटी डिसीजन हो गया, और इस तरह इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में वही होगा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाहेंगे। तो ये स्थिति है। आईएएस अफसर की नियुक्ति भी जिस तरह होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति उस तरह भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आईएएस की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, आईएएस की नियुक्ति गृह मंत्री नहीं करते हैं, आईएएस की नियुक्ति यूपीएससी के कंपटीशन से होती है। बच्चे बैठते हैं, अपीयर होते हैं एग्जाम में, जिनका रिजल्ट आता है योग्यता क्रम से, वो लोग आईएएस बनते हैं, वो कलेक्टर या अन्य पदों पर जाते हैं। यहां हालत यह है कि भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो नियुक्त हो रहा है सरकार से। तो एक तो ये कानून पारित हो गया, ये कानून बन गया, अब ये प्रेसिडेंट के यहां जाएगा, उनकी मुहर लगेगी जब, तो ये लागू कर दिया जाएगा। कल्पना कर सकते हैं भारत में क्या क्या हुआ है। और दूसरा जो कानून है दोस्तों, वो जो न्याय को लेकर कानून जो बना है, क्राइम एंड पनिशमेंट को लेकर जो कानून बना है, वो 3 कानून है। और मैंने बताया आपको, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक। कहा यह जा रहा है कि गुलामी के निशानों को हमने मिटा दिया है, लेकिन जो व्याख्याकार हैं कानून के, वो ये कहते हैं कि भारत की जनता को और ज्यादा गुलाम बना देंगे कानून। वो अंग्रेजों की गुलामी थी, और यहां पर जो सत्ताधीश होंगे उनके गुलाम हो जाएंगे लोग। कैसे? कि वो किसी को भी किसी भी इल्जाम में फंसाया जा सकता है। ये कानून इतने ड्रैकोनियन, इतने निरंकुश हैं कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी फंसाया जा सकता है किसी भी मामले में। कहने के लिए आप कह रहे हैं कि राजद्रोह खत्म कर दिया, लेकिन उसकी जगह जो चीज आई है वो उसके बराबर क्या, उससे भी ऊपर है। आप व्याख्या करके देख लीजिए उन कानूनी प्रावधानों की, आप पढ़ लीजिए। हम अपने वीडियो में जरूर निकट भविष्य में सारी जितने कानून हैं सबकी क्रमिक व्याख्या करेंगे, क्योंकि उसमें एक कानून पर कम से कम 10-15 मिनट तो जरूर लगेगा। और दोस्तों, ये जो दूरसंचार विधेयक है, वह तो सर्विलांस की एक पूरी की पूरी नई प्रणाली लेकर आ रहा है। तो कुल मिलाकर
जो ये तीनों कानून बने हैं, इन कानूनों के बारे में नई नई बातें सामने आई हैं और कोलिन गोंजाल्वेन ये सीनियर एडवोकेट अपने देश के हैं। इसके अलावा अन्य जो भारत के बहुत बड़े वकील हैं देश के, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हों, चाहे प्रशांत भूषण हों, या जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग, आपके ए.के. चौहान साहब हों सीनियर एडवोकेट, ये सभी लोग मानते हैं कि ये जो कानून बने हैं वो अंग्रेजों के कानून से भी ज्यादा खतरनाक कई मामलों में हैं। और कोलिन साहब तो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों के कानून से 10 गुना ज्यादा खतरनाक ये कानून है। इतनी बड़ी जो है टिप्पणी वो कर रहे हैं। तो ऐसे में ये दावा करना कि ये गुलामी के निशान मिटा रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे, दरअसल ये गलत है। और दोस्तों, और आपको मैं बता दूं कि जो इस मामले में आतंकी और उग्रवादी वगैरह वगैरह जो शब्द हैं, इनकी व्याख्या करने के लिए जो प्रावधान जोड़े गए हैं वो फिलीपींस के एंटी टेरर एक्ट के आसपास हैं, जो 2020 में फिलीपींस में बने थे। और आप सब जानते हैं कि फिलीपींस किस तरह के कानून वहां बनाए जाते रहे हैं। तो हम डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इस तरह के मुल्कों जैसे अगर कोई कानून बनाते जिसमें ज्यादा नागरिकता का बोध होता, नागरिकों की सुरक्षा, उनके मानवाधिकार, उनके संरक्षण के लिए मामला अगर सामने आता, ज्यादा अधिकार नागरिकों को मिलते, तब बात समझ में आती है। लेकिन हमने अपना आदर्श किसको चुना? फिलीपींस के कानून को चुना, खासकर एक कानून के निर्माण में। यह भी बड़ी गंभीर बात है। लेकिन दोस्तों, ऐसे दौर में जब हमारी संसद में विपक्षियों को बाहर करके ये कानून पास किए गए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिर सरकार ने 146 सांसद क्यों बाहर कर दिए। दोस्तों, इसी के कारण कि ये इतने खतरनाक कानून हैं कि विपक्ष होता तो हरगिज इन कानूनों को पास नहीं करने देता, भले ही वो लगातार उनको डिसरप्शन ही क्यों न करना पड़ता। कम से कम सेलेक्ट कमेटी में या किसी विशेष कमेटी में इन कानूनों को भेजने की मांग करता विपक्ष, उसकी आवाज गूंजती। और अगर जबरन सरकार पास करती, जैसे किसान आंदोलन के किसानों के मामले में उसने 3 काले कानून पास किए थे, तो निश्चित रूप से उन कानूनों को पारित करने के साथ विपक्ष की आवाज भी जाती जनता में कि ये कानून क्यों खराब हैं। एक से एक नए उद्घाटन होते, लेकिन खबरों से पूरा काट दिया गया। सरकार ने कितनी चालाकी, बल्कि चालाकी नहीं कहेंगे, ये क्रूर चालाकी कैसे की है कि इतने खतरनाक कानूनों को पारित कराने के पहले समूचे संसद को, दोनों सदनों को विपक्ष से मुक्त कर दिया गया। विपक्ष मुक्त संसद में ये खतरनाक कानून पारित कराए गए हैं। वरना 146 सांसदों को बाहर करने का औचित्य ही क्या था? वो कर क्या रहे थे? ऐसा सिर्फ यही तो मांग कर रहे थे कि जो सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जांच पड़ताल कराई जाए और गृह मंत्री जी आकर अपना जवाब दें। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री दोनों बाहर बोल रहे थे उस घटना पर, लेकिन संसद में आकर बोलना उनको गवारा नहीं था। और दोस्तों, इसी दरमियान कैसी बात है, अद्भुत, जब विपक्ष लगातार संसद से बाहर होने के बाद अपनी आवाज बुलंद कर रहा था, मीडिया में कमोबेश आ रही थी, मीडिया तो एक ही ढोलक बजाता है एक ही तरह के लोगों की, तो उस वक्त क्या एक घटना घटी कि एक विपक्षी सांसद ने एक संसद के एक सदन के महत्वपूर्ण अधिकारी को, सबसे महत्वपूर्ण बल्कि यूं कहा जाए, हम सब सीधे नाम लेकर कहते हैं कि राज्यसभा के चेयरमैन साहब को उन्होंने उनकी नकल की, उनके लहजे की, बोलने की, अदा की वगैरह। ये नहीं वो करते तो बहुत अच्छी बात थी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जाना चाहिए, मैं इसको नहीं पसंद करता हूं। लेकिन ये पहली बार तो हुआ नहीं। मीरा कुमार का कितनी बार हुआ है कि वो कैसे बोलती थी, कैसे लोगों को वो करती थी। किसका नहीं किया गया है? वेंकैया नायडू का करते थे लोग, और मीरा कुमार का तो ऑन रिकॉर्ड है। इस देश में नकल उतारने की कला आज की नहीं है, प्राचीन काल से है, मध्यकाल से है। लोग नकल उतारते हैं, कई बार बहुत भद्दे ढंग से करते हैं लोग, कई बार शालीन ढंग से करते हैं, कई बार व्यंग्यात्मक ढंग से करते हैं। मुझे लगता है कि जो भद्दे ढंग से करते हैं उसको सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी नकल उतारने की कला में कोई शालीनता है, कोई समझदारी है, कोई बात कही जा रही है, कोई व्यंग्य किया जा रहा है, तो व्यंग्य और हास्य तो कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो कलात्मक विधा है।
लालू प्रसाद यादव का इस देश में जितना नकल की गई है और जितनी मिमिक्री उनकी की गई है, नकल ही नहीं बल्कि मिमिक्री, उतनी तो शायद मुझे नहीं याद आ रहा है कि किस नेता की गई है, और बहुत भद्दे ढंग से भी की गई है। उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लालू प्रसाद यादव, उनके पूरे खानदान को जिस तरह कलंकित करने वाली टिप्पणियां की गई हैं, उनको बदनाम करने वाली, उनकी गलत इमेज या गलत उनका वो उनके और जो पॉजिटिव्स हैं उन पॉजिटिव्स को दिखाने के बजाय सिर्फ निगेटिविटी दिखाना, ये सब जो चीजें की गई हैं वो तो शायद ही अटल बिहारी वाजपेयी की मिमिक्री उनकी की गई है। हमने स्वयं कई लोगों से सुना, और तो और हमारे एक मित्र हैं, एक परिचित हैं, और वो परिचित जो सज्जन है वो देवानंद से लेकर के अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार से लेकर और कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा की मिमिक्री कर लेते हैं, उनकी नकल उतार लेते हैं। तो इसको क्या एक आपराधिक गतिविधि के तौर पे ब्रांड किया जा सकता है? लेकिन ये किया गया और इसी को मुद्दा बना दिया गया। सरकार इसी को मुद्दा बना रही है। प्रधानमंत्री से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सभी का कमेंट आ गया, लेकिन 146 सांसदों के सस्पेंशन को जैसे लगता है कि सरकार इसी बहाने डाइवर्ट करना चाहती थी ताकि लोग इसको जान न पाए, पूरी दुनिया इसको समझ न पाए। तो दोस्तों ऐसा तो हुआ नहीं। और दूसरी बात, इसी बीच में घटना घट गई कि जो कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष पद पर संजय सिंह नाम के एक सज्जन जो है जीत गए, और ये जो हैं महाशय, ये ब्रजभूषण प्रसाद सिंह जो थे, ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खास आदमी हैं, और उनके विरुद्ध जो प्रत्याशी थी जो स्वयं एक महिला पहलवान रह चुकी हैं और बहुत मशहूर मेडलिस्ट हैं, वो हार गई चुनाव। कहा गया था सरकार द्वारा, जो महिला पहलवान बाकायदे जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, उनको आश्वासन दिया गया था कि आगे जो चुनाव किया जा रहा होगा कुश्ती संघ का, उसमें ब्रजभूषण सिंह का कोई भी व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ेगा, उनके किसी समर्थक को हम लोग चुनाव नहीं लड़ने देंगे। लेकिन हुआ क्या, उन्हीं का आदमी बन गया। इसके विरोध में साक्षी मलिक ने, ओलंपिक मेडलिस्ट भारत की एकमात्र पहलवानी में, उन्होंने अपने आप को कुश्ती के पूरे खेल से अलग कर लिया और कहा कि जीवन में अब कभी वो कुश्ती के लिए, दंगल के लिए, कुश्ती के लिए वो मैदान में, अखाड़े में नहीं उतरेंगी, और वो आज से कुश्ती से रिटायर होती हैं। उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। दोस्तों, अब साक्षी मलिक अपने आंसुओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से विदा हुई। पत्रकार उनसे सवाल पूछते रहे, उन्होंने जवाब देने से इनकार किया और कहा कि जिस तरह इस देश में किया जा रहा है उसमें मेरे कुश्ती लड़ने का कोई औचित्य नहीं रह गया। मैंने देश के लिए लड़ा है, अपने लिए ही नहीं केवल देश के लिए लड़ा है, लेकिन देश की सरकार जो है, देश सरकार चलाने वाले जो लोग हैं वो किधर खड़े हैं आप देख सकते हैं, और ये हाल हुआ है। तो उनके आंसू, उनकी जो वो क्या हैं, वो किस समाज की हैं? यहां तो जोड़ा गया एक बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी के बारे में कि उनके समाज का अपमान हुआ, और साक्षी मलिक का अपमान, वो इस देश का अपमान नहीं है, बेटियों का अपमान नहीं है। नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों का अपमान करने वालों को यहां पर पद मिल रहा है, बाकायदे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो सप्ताह है वो भयानक है भारत की डेमोक्रेसी के लिए, और भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए खास तौर पे। एक तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डिरेल किया जा रहा है, और साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारा तंत्र, लोकतांत्रिक तंत्र बुलडोज हो रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।